कभी सोचा है कि 1 किलोमीटर कितना लंबा होता है? इस बात पर हम सब लोग एक मत कैसे हो जाते हैं? सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो उलझन को सुलझाकर एक व्यवस्थित तरीका बनाती है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि हम अपनी दुनिया को मापते और समझते कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मापने में अक्सर क्या गड़बड़ होती है। फिर हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड्स यानी मानकों ने इस मुश्किल को कैसे हल किया। इसके बाद हम इन आइडियाज़ का इस्तेमाल करके समझेंगे कि कोई चीज़ कहाँ है और क्या वो चल रही है। और आखिर में हम गति यानी मोशन को बताने के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा सीखेंगे। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक इंसान का एक कदम दूसरे इंसान के एक कदम के बराबर होता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है माप की सारी गड़बड़ी। तो मिलिए दीपा से। दीपा को एक नई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। बहुत ही आम सी जरूरत है, लेकिन उसकी ये छोटी सी जरूरत ही हमें मेजरमेंट यानी माप से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या तक ले जाएगी। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है। देखिए, दुकानदार एक मेटल की रॉड इस्तेमाल कर रहा है जो शायद कोई स्टैंडर्ड माप हो, लेकिन दीपा की मां कपड़े को 4 उंगल से नाप रही हैं। पर सवाल यह है कि किसकी उंगलियां, दर्जी की या उनकी अपनी? यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और यही तो असली दिक्कत है। अगर हर किसी के हाथ, पैर और बाहें अलग अलग साइज की हैं, तो हम सब किसी एक लंबाई पर सहमत कैसे हो सकते हैं? मतलब अगर मेरा हाथ आपके हाथ से अलग है, तो हम कभी भी किसी चीज की सही लंबाई पर एकमत नहीं हो पाएंगे। ये तो पूरी तरह से कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दीपा और उसके दोस्तों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने तय किया कि वे सब अपनी क्लास की टेबल को अपने अपने हाथ की बित्ते यानी बालिश्त से नापेंगे। देखते हैं क्या होता है। और जो नतीजे आए वो तो खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, किसी के भी 2 माप एक जैसे नहीं हैं। अनीश का माप 13 बित्ते से थोड़ा ज्यादा आया, तो हरदीप का माप पूरे 14 आया। टेबल तो एक ही है, लेकिन उसकी लंबाई 5 अलग अलग निकली। ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिखाता है कि माप की समस्या कितनी बड़ी है। तो इससे हम क्या सीखे? सबक यह है कि हाथ या पैर जैसे शरीर के अंगों से मापना भरोसेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है, एक ऐसे स्टैंडर्ड की जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा हो। और यहीं से हम इस उलझन के समाधान पर पहुंचते हैं। अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी जो पैमाने सबके लिए अलग हैं वो समस्या है, तो इसका जवाब है स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट आखिर है क्या? देखिए, इसे एक नियम की तरह समझिए जिस पर हम सब सहमत हैं। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कभी नहीं बदलती, चाहे कोई भी माप रहा हो। ये मापने की दुनिया में एक कॉमन भाषा की तरह है। तो इस ग्लोबल समस्या को हल करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ आए और उन्होंने बनाया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ये साइंस और ट्रेड के लिए एक ग्लोबल भाषा बन गई। और लंबाई के लिए उन्होंने मीटर को गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर चुना। मीटर का सिस्टम भी बड़ा कमाल का है। हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये 10 पर आधारित सिस्टम है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, सही टूल होना तो बस आधी लड़ाई है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। इसके 3 जरूरी नियम हैं। पहला, स्केल को ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सटाकर रखें, कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, निशान को हमेशा ठीक ऊपर से देखें। अगर आप तिरछे होकर देखेंगे तो पैरालैक्स एरर की वजह से रीडिंग गलत आ सकती है। और तीसरा, अगर स्केल का कोना टूटा हुआ है तो किसी भी पूरे नंबर से, जैसे 1 सेंटीमीटर से, मापना शुरू करें और आखिर में उस 1 सेंटीमीटर को अपनी फाइनल रीडिंग से घटा दें। ये सब कुछ सटीकता के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जब हमने लंबाई मापना सीख लिया है, तो चलिए इस स्किल का इस्तेमाल करके कुछ और दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कहाँ है और क्या वो चल रही है? सोचिए, सड़क के किनारे एक मील का पत्थर लगा है। उस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। ये जानकारी तो बहुत सीधी लगती है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो मील का पत्थर दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। यहां पर दिल्ली हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज की पोजीशन हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में बताई जाती है। बिना रेफरेंस पॉइंट के 70 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मोशन यानी गति का।
गति का मतलब है समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले किसी चीज की पोजीशन में बदलाव। जैसे जैसे बस दिल्ली के करीब आएगी, दिल्ली के मुकाबले उसकी पोजीशन बदलती रहेगी। इसका मतलब बस गति में है। तो आसान भाषा में, अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो आप रुके हुए हैं, यानी विराम में हैं। और अगर पोजीशन बदल रही है तो आप गति में हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट किसे चुना है। अब जब हम ये जान गए हैं कि गति क्या है, तो चलिए इसकी अलग अलग भाषा सीखते हैं। जैसे जानवरों के नाम होते हैं, शेर, बाघ, भालू, ठीक वैसे ही अलग अलग तरह की गति के भी नाम होते हैं। सबसे पहले आती है सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बस एक सीधी रेखा में होने वाली गति है। परेड में मार्च करते हुए सैनिक या छात्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन। ये एक सर्कल या वृत्त में होने वाली गति है। सोचिए एक गोल घूमने वाला झूला यानी मेरी गो राउंड। आप लगातार एक ही गोलाकार रास्ते पर घूमते रहते हैं और सेंटर से आपकी दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। और फिर है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। ये एक फिक्स पॉइंट के आसपास बार बार आगे पीछे होने वाली गति है। पार्क में झूलता हुआ बच्चा इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जो एक ही रास्ते पर बार बार आगे और पीछे जाता है। लेकिन असल दुनिया में गतियां अक्सर मिलीजुली होती हैं। एक लुढ़कती हुई गेंद को देखिए, उसका सेंटर एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। ये हुई सरल रेखी गति, जबकि गेंद खुद गोल गोल घूमती है। ये हुई वर्तुल गति। तो ये 3 तरह की गतियां, सरल रेखीय, वर्तुल और दोलन, किसी भी कॉम्प्लेक्स गति को समझने के लिए हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अगली बार जब आप बाहर निकले तो अपने आसपास की दुनिया को एक फिजिसिस्ट की नजरों से देखिएगा। चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी या घूमता हुआ लट्टू। अब आपके पास उनकी गति को बताने के लिए सही शब्द हैं। सोचिए, आपको किन किन गतियों का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। माप और गति की ये भाषा जानने से ये दुनिया एक ज्यादा समझने लायक जगह बन जाती है।